28 फरवरी 2026 ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अपने दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे। दफ्तर उनके घर में ही था। अचानक ताबड़तोड़ मिसाइलें गिरी और आसमान में काला धुआं छा गया। घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनेई अब मर चुके हैं। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू पहले ही दावा कर चुके थे कि खामेनेई के मारे जाने के संकेत मिले हैं। कुछ घंटे बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने खामेनेई की मौत की जानकारी दी। हमने एक महान नेता खो दिया है और पूरा देश शोक मना रहा है। निशाना बनाकर खामेनेई की जान उस वक्त ली गई जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही थी। जनवरी में खबरें आई थी कि खामेनेई के रूस जाने का प्लान तैयार है, ठीक वैसे ही जैसे सीरिया के बशर अल असद गए थे। लेकिन 37 साल पहले ईरान के सुप्रीम लीडर बने खामेनेई ने इस एग्जिट प्लान पर अमल नहीं किया। ट्रंप ने खामेनेई को इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया है, लेकिन ये वो ही खामेनेई थे जिनके शासन के साथ 2015 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते अमेरिका समेत दुनिया के शक्तिशाली देशों ने समझौता किया था। लेकिन फिर ट्रंप राष्ट्रपति बने और 2018 में यह समझौता तोड़ दिया। जानकार दावा करते हैं कि मिडिल ईस्ट बल्कि अफगानिस्तान से लीबिया तक के इलाके को अमेरिका की स्वार्थपरक नीति ने संकट के भंवर में डाल दिया है। 21वीं शताब्दी में अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, गाजा, यमन और ईरान किन दुश्वारियों से गुजर रहे हैं, ये किससे छुपा है? इनकी बर्बादियों की कहानी में अमेरिका ने क्या भूमिका निभाई है, इसकी भी अक्सर चर्चा होती है। कुछ नाम भी अक्सर सुनाई देते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी, अबू बकर अल बगदादी। इनमें से कई किसी वक्त अमेरिका के प्यादे बताए जाते थे। इस वीडियो में हम इन सब की बात करेंगे। बात यह भी करेंगे कि आखिर अमेरिका पर यह इल्जाम क्यों लगाया जाता है कि उसने मुसलमान देशों को मुसलमान देशों के ही खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये वो कहानी है जिसके सिरे लीबिया से पाकिस्तान तक फैले हैं। कहानी का सूत्रधार अमेरिका है। आलोचक दावा करते हैं कि अमेरिका ने अपनी सहूलियत से सभी देशों और उनके प्रमुखों को प्यादों की तरह आजमाया और गिराया है। इस कहानी में साजिश है, बारूद की गंध है, लाखों मासूमों की सिसकियां हैं और तबाही के अंतहीन किस्से हैं। अफगानिस्तान की घाटियों से लेकर इराक के रेगिस्तान तक, लीबिया के तटों से लेकर यमन के पहाड़ों तक और सीरिया फिलिस्तीन की गलियों से लेकर ईरान की सरहदों तक, इस कहानी में एक तय सा पैटर्न दिखाई देता है। यहां रिजिम चेंज का खेल चल रहा है और इसे चलाने वाला रेफरी है अमेरिका। जानकारों की राय है कि भौगोलिक और रणनीतिक रूप से यह ऐसा इलाका है जहां रूस और चीन का दबदबा होना चाहिए था। उनका गहरा प्रभाव तो माना ही जाता है। ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में दशकों से जियोपॉलिटिकल समीकरण जटिल रहे हैं, लेकिन शीत युद्ध के बाद की दुनिया ने अलग सूरत ले ली। अमेरिका ने ऑयल रिच इस पूरे इलाके के समीकरणों को बुनियादी तौर पर बदलना शुरू कर दिया। आलोचक आरोप लगाते हैं कि तेल संसाधनों पर नियंत्रण, अपनी भू राजनीतिक श्रेष्ठता बनाए रखने, हथियार बेचने और इजराइल जैसे अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों में हस्तक्षेप किया। कभी लोकतंत्र बचाने के नाम पर, कभी विनाश रोकने के नाम पर, कभी आतंकवाद को कुचलने के नाम पर, कभी आतंकवादियों को तबाह करने के नाम पर। इस प्रक्रिया में कभी उसने ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों को साथ लिया तो कभी क्षेत्रीय शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसे कई लोग मुसलमान देशों के खिलाफ मुसलमान देशों को खड़ा करने की नीति भी बताते हैं। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट दावा करते हैं कि अमेरिकी नीति ने मजहबी दरारों को और गहरा किया। वो याद दिलाते हैं कि हाल के वर्षों में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए अब्राहम एकॉर्ड्स के जरिए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE जैसे देशों की इजराइल से दोस्ती कराई गई। इसके बाद इस्लामिक दुनिया के सबसे अहम केंद्र माने जाने वाले सऊदी अरब पर भी इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए दबाव बढ़ा
और उसने एक तरह से इन बदलते समीकरणों पर आंखें मूंदने का फैसला कर लिया। अमेरिका की इस कूटनीति का सीधा असर ईरान पर पड़ा, जो इस क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल का सबसे मुखर विरोधी रहा है। इस बीच पाकिस्तान की भूमिका भी बदलती रही। पाकिस्तान को लंबे समय तक अमेरिकी हितों के सबसे प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाता था, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के परमाणु बम को कभी इस्लामिक बम भी कहा जाता था। ईरान इसे सुरक्षा कवच की तरह देखता था। ईरान को लगता था कि इस्लामिक दुनिया के हित में है, लेकिन समीकरण बदले। बीते साल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका की यात्रा की। ये वो समय था जब कयास लगाए जा रहे थे कि भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान अमेरिकी शरण में जा रहा है। लेकिन इस यात्रा का सबसे ज्यादा असर ईरान पर हुआ। ईरानी अधिकारियों ने तब सवाल उठाए कि पाकिस्तान वास्तव में किस पक्ष में खड़ा है, तेहरान के या वॉशिंगटन के। यह भी याद रखने वाली बात है कि अमेरिका दौरे से कुछ पहले मुनीर ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से भी मुलाकात की थी। लेकिन ट्रंप के साथ लंच के बाद दावा किया गया कि मुनीर ने ईरान का सौदा कर लिया है। इसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो रक्षा समझौता किया, उसे भी ईरान के खिलाफ एक गुटबंदी के तौर पर देखा गया। अमेरिकी हस्तक्षेप की कहानी में आलोचक याद दिलाते हैं कि जिन शहरों को अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और अंततः उन्हें खत्म कर दिया, उनमें से कई कभी अमेरिकी रणनीतियों का ही हिस्सा थे या अमेरिकी नीतियों के कारण ही पनपे थे। आपको भी वो किरदार याद ही होंगे जिनके इर्द गिर्द मिडिल ईस्ट की अशांति की पटकथा लिखी गई। सबसे पहला और बड़ा नाम है ओसामा बिन लादेन। सऊदी अरब के एक अमीर परिवार में जन्मा लादेन कभी अमेरिका का ही प्यादा माना जाता था। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने सोवियत सेना से लड़ने के लिए मुजाहिदीन को हथियार और ट्रेनिंग दी। लादेन उस समय अमेरिका के लिए एक फ्रीडम फाइटर जैसा था, लेकिन सोवियत संघ की वापसी के बाद लादेन और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए और आरोप लगाया गया कि लादेन ने अमेरिका के खिलाफ ही जिहाद छेड़ दिया और अलकायदा बनाया। अमेरिका ने उसे 9/11 हमलों का मुख्य दोषी ठहराया। सालों की तलाश के बाद 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे मार गिराया। जिस लादेन को सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका ने शह दी थी, अंततः अमेरिका ने ही उसे निपटाया। अगला नाम है मुल्ला उमर, जो अफगानिस्तान में तालिबान का संस्थापक और सर्वोच्च कमांडर था। 9/11 हमलों के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो उसका मुख्य उद्देश्य अलकायदा को खत्म करना और तालिबान शासन को हटाना था। क्योंकि मुल्ला उमर ने बिन लादेन को शरण दी थी, अमेरिका ने मुल्ला उमर पर $1 करोड़ का भारी इनाम रखा। वो अमेरिकी सेना के हाथ तो नहीं आया, लेकिन माना जाता है कि 2013 में पाकिस्तान में बीमारी से उसकी मौत हो गई। विडंबना देखिए, करीब 2 दशक तक युद्ध लड़ने और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को वापस उसी तालिबान के हवाले कर दिया जिससे वो लड़ा था। इराक के सद्दाम हुसैन की कहानी अमेरिकी विदेश नीति के यू टर्न के एक और बड़े उदाहरण के तौर पर पेश की जाती है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ सक्रिय रूप से समर्थन दिया था। उस समय सद्दाम हुसैन अमेरिका के लिए एक रणनीतिक दोस्त थे, लेकिन जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो रिश्ते बदल गए। 2003 में राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के प्रशासन ने इराक पर महाविनाश के हथियार रखने का इल्जाम लगाया और हमला कर दिया। ये इल्जाम आज तक साबित नहीं हुए हैं। सद्दाम के शासन को उखाड़ फेंका गया, उन्हें पकड़ा गया और बाद में फांसी दे दी गई। इराक आज भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। साल 2011 में मिडिल ईस्ट और उत्तर अफ्रीका में अरब स्प्रिंग की लहर चली। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के 4 दशक पुराने शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ। अमेरिका और नेटो ने मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करने के नाम पर हवाई हमले किए। गद्दाफी, जिन्होंने कभी पश्चिमी देशों के साथ
रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, उन्हें विद्रोही लड़ाकों ने पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी। गद्दाफी के अंत के बाद लीबिया एक फेल्ड स्टेट बन गया, जहां आज भी अलग अलग गुट सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और देश अराजकता का शिकार है। इराक और सीरिया में आतंक का पर्याय रहे इस्लामिक स्टेट यानी आईएस के बॉस अबू बकर अल बगदादी की कहानी सीधे तौर पर अमेरिका के दखल से जुड़ी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बगदादी की पत्नी हुजैफा ने बताया कि 2004 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने बगदादी को गिरफ्तार किया था। उसे लगभग 1 साल तक अमेरिकी सेना ने कैंप बुका में कैद रखा। हुजैफा का दावा है कि कैंप बुका से ही बगदादी कट्टरपंथी बन गया। जब हुजैफा ने उससे जेल की समस्याओं के बारे में पूछा तो बगदादी ने कहा, मुझे कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा है जिन्हें तुम नहीं समझ सकती। हुजैफा का मानना है कि हिरासत के दौरान बगदादी का यौन उत्पीड़न किया गया था। ये वही समय था जब अमेरिकी हिरासत केंद्र अबू गरीब की तस्वीरें जारी की गई थी, जिनमें कैदियों को यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया जा रहा था और उन्हें अपमानजनक परिस्थितियों में रखा गया था। 2019 में सीरिया में एक अमेरिकी विशेष अभियान के दौरान बगदादी ने खुद को बम से उड़ा लिया। जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए। उनकी हत्या का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। सुलेमानी ने ही ईरान की चर्चित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खड़ा किया था। IRGC ने इस एक्सिस के जरिए ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान के बीच एक गठजोड़ बनाया। इसका जमीनी असर यह हुआ कि तेहरान से चलकर कोई भी व्यक्ति कार के जरिए सीधे बेरूत के दक्षिणी इलाके तक जा सकता था। सुलेमानी ने लेबनान में अमेरिका और इजराइल का सामना करने के लिए लेबनान में शिया संगठन हिजबुल्लाह को मजबूत किया था। यमन में हूती विद्रोही, इराक में शिया मिलिशिया और सीरिया में बशर अल असद की सरकार के साथ मिलकर सुलेमानी ने इजराइल के खिलाफ रिंग ऑफ फायर की रणनीति तैयार की थी। 2024 में ईरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप इजराइल पर लगा। इसी साल बेरूत में हिजबुल्लाह के नेता रहे हसन नसरल्लाह की हत्या कर दी गई। सीरिया में बशर अल असद के शासन का पतन हुआ। मिडिल ईस्ट की यह शांति सिर्फ सैन्य कार्रवाइयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कूटनीतिक यूटर्न की भी चर्चा होती है। बराक ओबामा के दौर में अमेरिका और दुनिया की प्रमुख शक्तियों ने ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया था, जिससे तनाव कम होने की उम्मीद जगी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका इस समझौते से एक तरफा बाहर हो गया और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आलोचक कहते हैं कि अमेरिकी दखल के पहले मिडिल ईस्ट की दुनिया अलग थी। अब सवाल है कि क्या इस दखल से दुनिया वाकई सुरक्षित हुई है या फिर यह शांति का एक ऐसा चक्र बन गया है जो कभी खत्म नहीं होगा। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन किया तो पूरी पश्चिमी दुनिया ने रूस पर पाबंदियों की बौछार कर दी, लेकिन अमेरिका जब अपने वैश्विक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, तेल के लिए या अपने जियोपॉलिटिकल हितों के लिए पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट का हाल बेहाल कर देता है, तो उसे कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। उस पर ना कोई पाबंदी है, ना उसकी कोई जवाबदेही है, पूरा सन्नाटा है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान इजराइल के अलावा जिन देशों को निशाना बना रहा है वो सब मुसलमान देश हैं। आलोचक ईरान पर हमले को लेकर मुसलमान देशों की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।